एक ऐसी कहानी जहां दोस्ती एक खतरनाक सफर में बदल जाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हॉरर फिल्म की जिसमें ना कोई भूत है ना कोई राक्षस, बल्कि एक जिंदा पौधा है जो इंसानों को अपना शिकार बनाता है। कुछ कॉलेज के छात्र मेक्सिको घूमते हैं, लेकिन उनकी मस्ती एक ऐसे जंगल तक ले जाती है जहां इंसान का जीना नामुमकिन है। उन्हें एक पुराने मयन मंदिर के खंडहर मिलते हैं जहां एक भयानक राज छुपा है। ये सिर्फ एक खोखला पुराना मंदिर नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसानियत है जो उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं। धीरे धीरे हंसी मजाक और एडवेंचर मौत का एक डरावना खेल बन जाता है, और तब शुरू होती है उनकी असली लड़ाई, जिंदा रहने की। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी को। कहानी शुरू होती है मैक्सिको में घूमने आए चार दोस्तों से, जेफ, एमी, स्टेसी और एरिक। ये लोग छुट्टियां मना रहे होते हैं। एमी को पता चलता है कि उसकी ईयरिंग कहीं गिर गई है, लेकिन सौभाग्य से मैथियास नाम का एक जर्मन व्यक्ति को मिल जाती है और उसे वापस कर देता है। जेफ उसे धन्यवाद देने के लिए पीने के लिए आमंत्रित करता है, और उन्हें पता चलता है कि मैथियास अपने भाई को ढूंढने मैक्सिको आया था, जिसे आखिरी बार उसकी प्रेमिका के साथ एक खुदाई स्थल पर देखा गया था। वह जगह बहुत रहस्यमय है और किसी भी गाइड बुक में नहीं है। मैथियास उन्हें एक छुपे हुए प्राचीन खंडहर पर जाने का ऑफर देता है, जो किसी पुराने माया सभ्यता का हिस्सा है। ग्रुप पहले हिचकिचाता है, लेकिन आखिरकार रोमांच की लालच में सब मान जाते हैं। अगली सुबह एमी को भयंकर हैंगओवर हो जाता है और वह कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहती। हालांकि उसका प्रेमी जेफ उसे आने के लिए मना लेता है। मैथियास और उसका सबसे अच्छा दोस्त दिमित्री उस नक्शे की एक कॉपी बनाते हैं जो उसके भाई ने इस्तेमाल किया था, और उसे अपने कुछ दोस्तों के लिए छोड़ देते हैं। कुछ ही देर बाद ग्रुप शहर पहुंच जाता है, लेकिन उनके गाइड नहीं आते और फोन भी नहीं उठाते। उनके पास टैक्सी लेकर बाकी रास्ता पैदल तय करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। टैक्सी वाले के पास एक ट्रक है जिसमें एक बड़ा कुत्ता है जो सब लोग को चौंका देता है, और नक्शा देखकर वह उन्हें वहां ले जाने से मना कर देता है। लेकिन जब वे उसे बहुत सारे पैसे का लालच देते हैं तो वह अपना मन बदल लेता है। टैक्सी उन्हें जंगल के किनारे छोड़ देती है और चली जाती है। सब लोग परेशान हैं कि वे वापस कैसे पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैथियास का फोन काम कर रहा है और उसे ड्राइवर का कार्ड मिल गया है। झाड़ियों में फंसे हुए उन्हें मैथियास के भाई की एक जीप मिलती है जो उसे अजीब लगती है। नक्शे का अनुसरण करते हुए वे जंगल पार करते हुए एक तालाब पर रुकते हैं। वे देखते हैं कि कुछ माया मूल निवासी उन्हें दूर से देख रहे हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उसी समय मैथियास कुछ पत्ते और शाखाएं हटाता है और उनका अगला रास्ता ढूंढता है। एमी को लगता है कि कोई छिपा हुआ रास्ता जरूर होगा। थोड़ी देर चलने के बाद ग्रुप को प्राचीन खंडहर मिल जाते हैं और वे उस जगह को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एमी कुछ तस्वीरें लेती हैं और मैथियास इमारत के ऊपर अपने भाई का तंबू देखता है। जैसे ही वो लोग ऊपर जाने की तैयारी करते हैं, अचानक कुछ स्थानीय गांव वाले हथियार लेकर आ जाते हैं। वे अपनी भाषा में उन पर चिल्लाते हुए सबको रोकते हैं और पहाड़ी के पास जाने से मना करते हैं। जेफ को लगता है कि उसे पैसे चाहिए और वह उसे कुछ देने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी मना कर देता है। मैथियास उन्हें अपने भाई की फोन पर एक तस्वीर दिखाता है और वे लोग उसे ज्यादा गौर से देखने के लिए उसे पकड़ लेते हैं। हालांकि जब एमी उनकी तस्वीर लेने के लिए पौधों पर वापस आती है तो वे अपना आपा खो बैठते हैं और गोली चलाने की धमकी भी देती है। यह सोचकर कि उन्हें तस्वीरें पसंद नहीं हैं, दिमित्री कैमरा लेने के लिए पौधों पर चलता है और वे लोग और भी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। जब वह माफी मांगने के लिए कैमरा देने की कोशिश करता है तो मायांश उसके सीने पर तीर चलाते हैं और उसके चेहरे पर गोली मार देते हैं। सब लोग घबरा जाते हैं और उन उग्र लोगों से बचने के लिए तुरंत सीढ़ियों से ऊपर भागते हैं। अब ये लोग ऊपर फंस चुके होते हैं। गांव वाले नीचे से घेरा डाल लेते हैं। खंडहरों के ऊपर उन्हें पुरातत्व का शिविर मिलता है, लेकिन एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देता। किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं है और मैथियास का फोन अभी भी मूल निवासियों के पास है। शिखर के बीच में एक गहरी खाई है, लेकिन नीचे जाने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं है। मैथियास बताता है कि उसका भाई इसी खंडहर में कहीं नीचे खदान जैसी जगह पर गया था और वापस नहीं आया। मैथियास अपने भाई का नाम पुकारता रहता है। सब उसे ढूंढने नीचे जाते हैं। उन्हें झाड़ियों में एक पैर दिखाई देता है। पौधे को काटने के बाद वो पाते हैं कि वह लाश बन चुका है, लेकिन मौत सामान्य नहीं थी। उसके शरीर से अजीब बेलें बाहर निकली हुई थीं और अपने मृत भाई का शव देखकर
बेहद दुखी हो जाता है। जेफ खंडहरों के आसपास मूल निवासियों को देखता है और देखता है कि और लोग आ रहे हैं। जब मैथियास आखिरकार पौधों से दूर हटता है तो उसे अपने हाथ धोने पड़ते हैं क्योंकि उसे एलर्जी हो रही है। ग्रुप चर्चा करता है कि क्या किया जाए, क्योंकि जाहिर है कि गांव वाले उन्हें जाने नहीं देंगे। जेफ सोचता है कि उन्हें बचाव का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जब वे वापस नहीं लौटेंगे तो होटल वाले पुलिस को फोन कर देंगे और दिमित्री के दोस्त भी आने ही वाले होंगे। उसी समय उन्हें एक फोन की घंटी सुनाई देती है और वे समझ जाते हैं कि यह नीचे से आ रही है। मैथियास एक लालटेन पकड़ता है और उसके शरीर के चारों ओर रस्सी बांधता है ताकि बाकी लोग उसे सावधानी से उतार सकें। दुर्भाग्य से कुछ ही सेकंड बाद रस्सी टूट जाती है और मैथियास अंधेरे में गिर जाता है। उन्हें लालटेन टूटने की आवाज और मैथियास की दर्दनाक आवाज सुनाई देती है। सब लोग और रस्सी तैयार करते हैं और उसे स्टेसी के चारों ओर बांध देते हैं। जैसे ही वे उसे नीचे उतारते हैं, वह देखती है कि हर दीवार पर पौधे लगे हुए हैं। रस्सी अचानक रुक जाती है और सब लोग उसे बताते हैं कि रस्सी इतनी ही है, लेकिन वह अभी तक नीचे नहीं पहुंची थी। जब वह नीचे देखती है तो उसे मैथियास दिखाई देता है, जो मदद मांगता है। यह सोचकर कि बाकी दूरी ज्यादा नहीं है, स्टेसी रस्सी खोल देती है और कूद जाती है। जब वह जमीन पर उतरती है तो कांच के टुकड़े उसके घुटने में फंस जाते हैं। जब वह सावधानी से टुकड़े हटाती है, मैथियास उसे बताता है कि वह अपने पैर नहीं हिला सकता। स्टेसी चिल्लाकर ग्रुप को बताती है कि मैथियास की शायद पीठ टूट गई है और उसमें से मल जैसी गंध आ रही है। वह सोचते हैं कि उन्हें अपने दोस्तों को बचाने के लिए एक स्ट्रेचर चाहिए, लेकिन एमी कहती है कि जिसकी पीठ टूट गई हो उसे नहीं हिलाना चाहिए। वह सीढ़ियों से नीचे भागती है और गांव वालों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वे बस अपने हथियार उस पर तान देते हैं। जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है और इस संघर्ष में वह पौधों पर गिर जाती है, जिससे स्थानीय गांव वाले उस पर चिल्लाने लगते हैं। इससे वह क्रोधित हो जाती है, इसीलिए वह उन पर कुछ बेलें फेंक देती है। ज्यादातर स्थानीय लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं, लेकिन पौधा एक बच्चे को लग जाता है। बड़ों और बच्चे के बीच बहस शुरू हो जाती है, जिसे गोली लग जाती है। मां बिना हिले डुले देखती रहती है और एमी डर के मारे रोती रहती है। जेफ उसे वापस ऊपर ले जाता है। सभी चर्चा करते हैं कि स्थानीय लोग बेल से डरते हैं, इसीलिए उन्होंने दिमित्री और बच्चे को गोली मारी और उन्हें जाने नहीं दिया। स्टेसी फोन की आवाज सुनती है और उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन आवाज बेलों से आती है जो हिलती हुई लगती हैं। वह उन्हें छूने से मना कर देती है। स्ट्रेचर बन जाने के बाद सभी लोग एमी को नीचे उतार देते हैं। रस्सी की लंबाई इतनी है कि स्ट्रेचर जमीन को छू नहीं पाता, इसलिए को मैथियास को उठाना पड़ता है। ऐसा करने पर उसका शरीर मुड़ जाता है और दर्द असहनीय होता है, लेकिन वे उसे स्ट्रेचर पर चढ़ाकर बांध देती हैं। फिर उसे वापस ऊपर ले जाते हैं और लड़कियों को भी जल्द ही वापस ले आते हैं। जेफ एक प्रीमेडिक छात्र है। वह मैथियास के जख्मों को देखता है और निष्कर्ष निकालता है कि उसे हिलाना नहीं चाहिए। वे बैग में दवाइयां ढूंढते हैं और एमी को जीप की चाबियां मिल जाती हैं। जेफ को कल सुबह के लिए दिमित्री का हवाई जहाज का टिकट मिल जाता है और उसे यकीन है कि जब वह नहीं आएगा तो कोई उसे ढूंढने जरूर आएगा। स्टेसी का बॉयफ्रेंड एरिक किसी तरह एक लैंप जला लेता है और जेफ मैथियास को कंबल से ढक देता है ताकि वह ठंडी रात में सो सके। उसे डर है कि कहीं वह पैरों में संक्रमण से मर न जाए। गांव वाले अभी भी खंडहरों के आसपास इंतजार कर रहे हैं। अब सब लोग तंबू में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जेफ लताओं पर पेशाब करता है और एक कंकाल देखकर चौंक जाता है। जब स्टेसी जागती है तो वह घबरा जाती है, क्योंकि बेलें उसके पैर में लिपटी हुई हैं। एरिक उसे उन्हें उतारने में मदद करता है और वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि पौधा उसके घाव के अंदर बढ़ रहा है। एरिक उसे बाहर निकालना शुरू कर देता है, जबकि स्टेसी कसम खाती है कि वह उसे हिलता हुआ महसूस कर सकती है। उसे पता चलता है कि उनके पौधों के पदार्थ उनके कपड़ों पर हैं और बेलें शायद उनके अंदर उग रही हैं। इस बीच मैथियास कहता है कि कुछ गड़बड़ है और एमी उसे देखती है। जब वह कंबल हटाती है तो वह बेल को उसके दोनों पैरों में लिपटा हुआ पाती है। जेफ एमी की मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन अब उसके पैरों में इतने जख्म हैं कि उन्हें साफ करना उसके लिए मुश्किल है। उसी समय सुरंग में रखा फोन बजने लगता है, इसलिए एमी और स्टेसी कुछ मशालों के साथ नीचे जाती हैं। घंटी एक सुरंग से आ रही है, इसलिए उनके पास आगे बढ़ने के लिए पौधे पर पैर रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुरंग के अंदर उन्हें एक लड़की बेलों में फंसी हुई मिलती है और जब वे उसे घुमाते हैं
तो उन्हें पता चलता है कि वह मर चुकी है। फोन उसके हाथ में है, इसलिए लड़कियां जल्दी से उसे पकड़ लेती हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह टूटा हुआ है। घंटी फिर से बजने लगती है और एमी ज्यादा ध्यान से देखती है और पाती है कि पौधे कंपन कर रहे हैं और उस आवाज की नकल कर रहे हैं। वह उन्हें छूने की कोशिश करती है और बेलें तुरंत उसकी कलाई पकड़ लेती हैं, लेकिन वह अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो जाती है। पौधे दीवारों पर हिलने लगते हैं और एक मशाल चुराने से पहले एक और शरीर को बाहर धकेलते हैं। लड़कियां उस सुरंग से जितनी जल्दी हो सके भागती हैं। जैसे ही बेलें उनके चारों ओर घिरती हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं। एमी बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन स्टेसी के पैर पकड़ लिए जाते हैं और वह नीचे गिर जाती है। पौधे उसे दूर ले जाने की कोशिश करते हैं। हालांकि एमी वापस आती है और स्टेसी को बाहों से खींचकर बचा लेती है। दोनों रस्सी पर चढ़ने के लिए दौड़ती हैं और तब तक चिल्लाती हैं जब तक उनके साथी उन्हें ऊपर नहीं खींच लेते। फिर दीवार पर लगी बेलें उन्हें पकड़ने की कोशिश करती हैं। जैसे ही वे ऊपर जाती हैं, लेकिन सौभाग्य से वे ऊपर पहुंच जाती हैं, इससे पहले कि उन्हें फिर से पकड़ा जा सके। ग्रुप चर्चा करता है कि क्या हुआ और आगे क्या करना है। इस पर बहस करता है। एरिक जाकर मदद ढूंढना चाहता है, लेकिन जेफ उसे याद दिलाता है कि माया लोग उसे गोली मार देंगे जो भी खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उसे यकीन है कि कोई उन्हें ढूंढने आएगा और उन्हें बस तब तक जिंदा रहना है। इसके बाद वे खाना खाते हैं। जेफ मैथियास को पानी देता है और देखता है कि उसकी हालत बिगड़ रही है। वह बाकी लोगों को बताता है कि उसके जिंदा रहने के लिए उन्हें संक्रमण रोकने के लिए उसके पैर काटने होंगे। एक और बहस शुरू होती है, लेकिन मैथियास उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। जब लड़कियां तंबू में इंतजार कर रही होती हैं, जेफ मैथियास को थोड़ी शराब पिलाता है और उसके मुंह में एक बेल्ट डाल देता है ताकि वह उसे काट सके। एरिक मैथियास के पैरों को दबाए रखता है और जेफ एक पत्थर गर्म करता है, जिससे वह मैथियास के पैर तोड़ता है और फिर एक छोटे चाकू से उन्हें काट देता है। मैथियास चीखना बंद नहीं कर पा रहा है। चीखें सुनकर लड़कियां बाहर आती हैं और जेफ पर चिल्लाने लगती हैं, क्योंकि उसने वादा किया था कि यह प्रक्रिया इतनी बुरी नहीं होगी। उसी समय बेलेम पैरों को खाने के लिए हटा देती हैं, जिससे यह पुष्टि होती है कि पौधा मांसाहारी है। उस रात जेफ फिर से सीढ़ियों से नीचे जाता है, लेकिन स्थानीय लोग अभी भी उस जगह की रखवाली कर रहे हैं। स्टेसी तंबू में रोती रहती है, जबकि एमी और एरिक बाहर बातें करते रहते हैं। एमी अंत में टूट जाती है और एरिक के कंधे पर अपना सिर रख देती है, जबकि एरिक उसे दिलासा देता है। एमी की रोने की आवाज सुनकर स्टेसी बाहर आती है और स्थिति को पूरी तरह से गलत समझती है। फिर एक और नई बहस शुरू होती है। जब जेफ उनके साथ आता है तो स्टेसी उसे बताती है कि एमी ने पहले उसे धोखा दिया था। सबका ध्यान भटका हुआ है। वे नहीं देख पाते कि बेली मैथियास के मुंह में घुसकर उसका गला घोंटकर उसे मार डालने के लिए आ रही हैं। जब जेफ को आखिरकार पता चलता है और वह पौधों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। स्टेसी घबरा जाती है और सोचती है कि बेलें उसके अंदर हैं और उसे भी मार डालेंगी। वह उन्हें दिखाने के लिए एक चाकू पकड़ती है, लेकिन एरिक उसे कुछ बेवकूफी करने से पहले ही रोक लेता है। हालांकि वह निराशा में चिल्लाती रहती है और एरिक को दूर धकेलती रहती है। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है और उन्हें पता चलता है कि पौधे स्टेसी की बात दोहरा रहे हैं, यहां तक कि उसकी आवाज की नकल भी कर रहे हैं। अगली सुबह जेफ और एमी देखते हैं कि स्थानीय लोग बेलों को सुरक्षित रखने के लिए खंडहरों के आसपास की मिट्टी में नमक डाल रहे हैं। जेफ यह निष्कर्ष निकालता है कि पौधा बहुत पुराना है, क्योंकि जानवर भी उसके पास नहीं आते। उसी समय एरिक तंबू से बाहर आता है और अपने दोस्तों से स्टेसी का हालचाल पूछने के लिए कहता है। पता चलता है कि उसकी त्वचा के नीचे एक बेल हिल रही है और वह उसे बाहर निकालना चाहती है। जेफ उसके पैर पर थोड़ी शराब डालता है और बेल को बाहर निकालने के लिए अपनी उंगलियां डालने से पहले एक चीरा लगाता है। स्टेसी दर्द से चीखती है, लेकिन उसे जारी रखने के लिए कहती है। इसलिए जेफ उसकी पीठ पर यही प्रक्रिया दोहराता है और कई और बेलें निकालता है। घाव भर जाने के बाद सब लोग खाना खाते हैं। स्टेसी घबरा जाती है और सोचती है कि अभी भी उसकी त्वचा के नीचे कुछ है, इसलिए उन्हें उसे और काटने से रोकना पड़ता है। एमी उसे बोतल देती है और जब स्टेसी पीती है तो बाकी लोग उसके माथे के अंदर एक बेल देखते हैं। वह उनकी प्रतिक्रिया देखती है और बिना उनकी जरूरत के ही टूट जाती है, कुछ भी कहने के लिए। एरिक को लगता है कि कोई भी उन्हें रोकने के लिए नहीं आएगा, इसलिए वह घोषणा करता है कि वह आज रात चला जाएगा।
जब सब लोग सो रहे होते हैं, स्टेसी को एक आवाज सुनाई देती है और वह तंबू से बाहर निकल जाती है। चाकू मिलने के बाद वह फूलों को उसकी आवाज फिर से दोहराते हुए सुनती है, जो बार बार बेलों को काटने की उसकी इच्छा दोहरा रहे हैं। कुछ सेकंड बाद बाकी लोग बाहर आते हैं और स्टेसी को अपने ही खून से लथपथ शरीर पर कई घावों के साथ पाते हैं। वह साफ तौर पर पागल हो गई है और काटना बंद नहीं कर पा रही है। जब जेफ उसे रोकने की कोशिश करता है तो वह उस पर चाकू से हमला करती है और उसका हाथ काट देती है। फिर एरिक भी उसे रोकने की कोशिश करता है, गलती से उसके सीने में छुरा लग जाता है। एरिक तुरंत गिर जाता है और मर जाता है और स्टेसी भी गिर जाती है और टूट जाती है। जल्द ही बेलें शरीर को पैरों से पकड़ लेती हैं और उसे घसीट कर ले जाती हैं। स्टेसी अब और दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती और दया की भीख मांगती है। एमी उसे मारने से इनकार कर देती है, इसीलिए जेफ शरीर से चाकू निकालता है और खुद ही मार डालता है। इसके बाद जेफ एमी की त्वचा को खून से लथपथ कर देता है और उसे चाबियां थमा देता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, भागना बंद न करे। वह उसे उठाता है और नीचे जाकर उसे जमीन पर लिटा देता है, मानो वह मर गई हो। फिर जेफ चलना शुरू करता है और मूल निवासियों से बात करता है, उनका ध्यान अपनी ओर बनाए रखता है। अचानक वह आगे बढ़ता है और एमी का नाम चिल्लाता है, इसलिए वह भाग जाती है और माया निवासी उसे गोली मार देते हैं। जब बेलें जेफ के शरीर को लेती हैं तो माया नेता उसे उसके दुख से मुक्त करने के लिए सिर में गोली मार देता है। बाकी मूल निवासी एमी का पीछा करने लगते हैं, जो जितनी जल्दी हो सके जंगल पार कर रही है। वह कई बार लड़खड़ाती और गिरती है और तीर उसके आसपास के पेड़ों पर लगते रहते हैं। सौभाग्य से एमी आगे बढ़ने में कामयाब हो जाती है और जीप को फिर से ढूंढ लेती है। चाबियां काम करती हैं और वह तुरंत गाड़ी स्टार्ट करके वहां से चली जाती है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसके चेहरे पर एक बेल है। अगले दिन दिमित्री के दोस्त उसे ढूंढते हुए खंडहरों में पहुंच जाते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि एमी तो बच जाती है, लेकिन उसके शरीर में बेलें पहले से मौजूद होती हैं। यानी ये खतरा शायद गांव से बाहर फैलने वाला है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म द रूइंस 2008 की खौफनाक कहानी। सोचिए, अगर पौधे ही इंसान को शिकार बनाने लगे तो हम कहां छिप पाएंगे? आपको क्या लगता है, एमी सही में बची थी या वो भी बेलों का हिस्सा बन चुकी थी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।